Hello everyone, I am Diksha Shishodia, your maths mentor. I hope you all are good. Today we will learn मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, आपने क्लास 9th में वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं, आपने परिमेय संख्याएं पढ़ी हैं, अपरिमेय संख्याएं पढ़ी हैं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं आपकी वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही बनी होती हैं। जैसे कि रियल नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं आपकी होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर होती हैं। अब देखिए, इसमें आपका नेगेटिव इंटीजर भी है, इसमें आपका ज़ीरो भी है, इसमें आपका पॉजिटिव इंटीजर भी है, इसमें आपका 1/2 भी है, और इसमें आपका यहाँ पर कहीं √2 यानी कि एक अपरिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, आपका ये पूर्ण संख्या भी है, आपकी नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक भी है, आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये संख्याएं क्या होती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं। तो इसके बारे में हम एक नोट क्या लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को यानी कि रियल नंबर्स को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ RNO को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, संख्या रेखा पर दर्शाया या फिर लिखा जा सकता है। और ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी। सेकंड नोट लिखेंगे आप, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं आपकी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक भी हो सकती हैं, भी होती हैं, और ऋणात्मक भी, और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक भी होती हैं। तो जैसा कि आपका चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, आपने रिवाइज कर लिया है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एडिशन होती हैं। परिमेय संख्याओं के अंदर आपकी सारी संख्याएं आती हैं, जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, आपके पूर्णांक, आपके नेगेटिव पूर्णांक, आपके पॉजिटिव पूर्णांक, वो सभी परिमेय संख्याओं के अंदर आते थे। और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें आप रूट के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि आपकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका रूट करने पर आपको जो संख्या प्राप्त होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, या फिर जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका स्क्वायर रूट करने पर आपको जितनी भी संख्याएं मिलती हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर? उसके बाद वास्तविक संख्याओं को आप रियल नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, और ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आधारभूत प्रमेय। किसकी? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बाद हम लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिएगा, मैं इसको भी रेज कर देती हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए, ये क्या कहती है, ये कहती है कि आपकी जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं उन्हें आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपकी मैं एक नंबर ले लेती हूँ 4, इसके अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूँ तो एक क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा और एक 1 होगा। ठीक, 2 और 2 होगा, 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है।
तो इसके फैक्टर ये आपकी भाज्य संख्या है, मैंने इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया है। तो लिखेंगे आप, इसमें आप लिखेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है या फिर किया जाता है। ये आपकी क्या कहती है, ये कहती है आपके अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपका उदाहरण 66, ये आपकी क्या है, एक भाज्य संख्या है ना। तो अब देखिए मैं 66 के फैक्टर करके दिखाती हूँ आपको। इधर सबसे पहले आपको ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 33 टाइम्स जाएगा। अब ये 3 से जाएगा 11 टाइम्स, और 11 से जाएगा, क्योंकि 11 आपकी एक अभाज्य संख्या है, 1 टाइम। तो देखेंगे आपने 66 को 2, इसको आपने कैसे लिखा, 66 को आपने लिखा 2 × 3 × 11, यानी कि 3 अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के रूप में आपने लिखा। यही तो ये स्टेटमेंट में बोला गया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, गुणनखंड में या गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपने ये भाज्य संख्या ली, इसमें आपने इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ पढ़े तो आपने पिछली कक्षाओं में भी होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर इससे आगे कुछ फॉर्मूले इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे और उनके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या होता है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समावर्त, लेस में बराबर लघुत्तम समावर्त। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल का मतलब गुणनखंड। यानी कि आपका 2 संख्याओं या 2 से ज़्यादा संख्याओं में जो आपका कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, सबसे छोटा नंबर, वो आपका एलसीएम होगा। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का एलसीएम वह सबसे छोटा पूर्णांक है जो उनको पूर्ण रूप से विभाजित करे। यानी कि आपके 2 या 2 से अधिक पूर्णांक हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 ले लूँ और एक 4 ले लूँ, ठीक है। अब मैं इनका एलसीएम देखूँ तो ये 2 से डिवाइड होगा और ये 2 से, अगेन 2 से। तो मैं देखूँगी यहाँ पर 2 का कॉमन मल्टीपल 2 आ रहा है और 4 का भी 2 ही आ रहा है। तो 2 क्या होगा, 2 × 2 4 आपका क्या होगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा आपका 4। 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं और 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए आपका इन दोनों में 2 कॉमन है, उसे लिख लीजिए, और जो आपका बचा हुआ है उसको लिख लीजिए। तो ये आपका 4 क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम। इस तरह से देखिएगा एचसीएफ क्या है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊंचा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब क्या होता है आपका गुणनखंड। ठीक है, तो मैं से पे, इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चतम समावर्तक। इसकी डेफिनेशन देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच मौजूद सबसे बड़ा गुणनखंड आपका एचसीएफ होता है। यानी कि 2 या 2 संख्याओं के बीच मौजूद सबसे बड़ा गुणनखंड। देखिए जैसे कि आपका, अभी मैंने 2 और 4 का एग्जांपल ही लेती हूँ दोबारा से। 1 और 4 को आप 2, 2, 1,
तो 2 को आप 1 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, और 4 को 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, सबसे बड़ा कॉमन जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है और 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 बराबर 2। 2 आपका इन दोनों का क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पर, LCM और HCF के बेस पर, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे देखिए एक संख्या आपको दी हुई है 66 और 420 का एग्जाम्पल। आपको इसका क्या निकालना है, LCM और HCF। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 66 के कॉमन फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे और फिर 11 से। अब हम इसके करते हैं कॉमन फैक्टर। सबसे पहले 2 से करेंगे, फिर उसके बाद 1 0 और अगेन 2 से करेंगे 1 0 5, फिर 3 से जाएगा आपका 35 टाइम्स, फिर ये आपका 5 से जाएगा 7 टाइम और फिर 7 से 1 टाइम। ये आपके इसके फैक्टर हो गए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। क्लियर, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इन संख्याओं के मल्टीप्लाई में, इसको इन संख्याओं के मल्टीप्लाई में। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं क्या, LCM ऑफ 66 और 420। तो LCM क्या होता है, देखो अगर मैं इनको यहाँ लिखूँ 66 बराबर आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 और 420 बराबर आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। LCM क्या बताया था मैंने आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आपका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यानी कि आपका जो कॉमन है वो तो आपको लेना ही है, एक बार लेना है। ठीक है, जो कॉमन है वो आपका एक बार लेना है आपको, यानी कि 2 आपने एक बार ले लिया, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को एक बार ले लिया। उसके बाद जितना भी बची हुई संख्याएं हैं उनको एक साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई में। 2 बच रहा है आपका, 5 बच रहा है, 7 और 11, ये संख्याएं आपकी बच रही हैं। तो ये क्या हो गया इसका LCM, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 12 60 420 और 420 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो कितना आएगा, ये आपका 0 2 6 4। क्लियर, ये आपका कितना आ गया 4620। उसके बाद HCF ऑफ 66 और 420। क्लियर, HCF में हम क्या देखते हैं, जो आपका दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो वो आपका HCF होता है। तो आपका एक 2 कॉमन है और एक 3, यानी कि 3 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका HCF हो गया है 6 और LCM हो गया है 4620। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं इसकी एक प्रमेय। प्रमेय है आपकी, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, जहाँ A आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। देखिए इसमें बोला गया है कि P आपकी एक अभाज्य संख्या है। मैं मान लेती हूँ जैसे आपका P बराबर मैंने मान लिया 2 है, एक अभाज्य संख्या है और ये डिवाइड करता है A² को। अब A मान लिया मैंने आपका एक पॉजिटिव इंटीजर,
क्या है, कुछ भी मान सकती हूँ, जैसे मैं 4 मान लिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। ये आपका a है और ये आपका p है। तो इसमें बोला गया है आपका यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, a बराबर 4 है तो a स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 16, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर 16। क्वेश्चन में बोला गया है यदि आपका p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि a स्क्वायर 16 है, p आपका 2 है, ये इसको 8 टाइम्स डिवाइड करेगा। क्लियर। डिवाइड करता है तो p यानी कि p a को भी डिवाइड करेगा, ये आपका थ्योरम में बोला गया है। a क्या है आपका 4 और p क्या है आपका 2, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स, आप देखेंगे। तो ये आपकी थ्योरम है, ठीक। ये मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा भी दिया है। अब इस थ्योरम का यूज़ हम करेंगे √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनको प्रूफ करने में कि वो अपरिमेय क्यों है, इस थ्योरम का यूज़ होगा। इसीलिए मैंने आपको ये थ्योरम कराई है। क्लियर। उसके बाद मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देती हूँ। ये थ्योरम आपकी हो गई है क्लियर। उसके बाद एक फार्मूला है आपका एलसीएम और एचसीएम का। ये फार्मूला आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे देखिएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहली संख्या दो संख्याओं का पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई आपका दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्लियर। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। एक मैंने ले लिया आपका 66 और एक ले लिया 420। क्लियर। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं और एचसीएफ निकालूं तो इसका एलसीएम कितना था आपका, देखो 66 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × 11, और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है ना। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा, ये आपका इससे एलसीएम कितना निकला है आपका, एलसीएम था इसका, मैंने पीछे निकाला था 2 × 2 × 3, 2 आपका ये दोनों कॉमन है और आपका एक 3 कॉमन है। तो आपने 2 को एक बार लिख लिया, 3 को एक बार लिख लिया, बाकी जितना भी बचा हुआ है वो एक साथ लिख लीजिएगा। 2 × 5 × 7 × 11। तो इसका एलसीएम आपका आया था 'ये आया था। क्लियर। उसके बाद इसका एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ आया था 2 × 3 = 6। क्लियर। अब देखेंगे, आपका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं अगर मैं 66 × 420, तो देखिएगा कैसे होगी इसकी मल्टीप्लाई। 6 2 2 5। क्लियर। 0 2 5 2, 0 2 7 7 और 2, ये आपका मल्टीप्लाई होकर आ गया है दोनों संख्याओं का। तो एलसीएम कितना है आपका 4620 मल्टीप्लाई एचसीएफ 6 है। ये क्या है आपका, ये आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 0 2 7 और यहाँ पर आपका कैरी कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपका 2 7। ये आपका किसके बराबर आ गया है, ये आपके है, ये है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जो कि इतना है
ठीक, ये इसके बराबर है और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई अभी आपका इतना ही आया है, आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर फर्स्ट संख्या आपकी मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, और ये किसके बराबर है, ये है आपका 27720 के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके उन्हें सॉल्व करना है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, क्यों है। एक एग्जाम्पल है आपका कि √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, उसे दिखाइए, सिद्ध कीजिए कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एक एग्जाम्पल है आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या प्रूफ करना है, √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ हमें सिद्ध करनी होती है तो दो चीज़ तरीके से कर सकते हैं। एक तो उसका आप कंट्राडिक्ट करके कर सकते हैं, जैसे कि आपका अपरिमेय संख्या दी हुई है, आपको सिद्ध करनी है, तो हम क्या मानेंगे, हम मान सकते हैं कि √2 आपकी एक परिमेय संख्या है। या फिर कुछ भी आपका प्रूफ में हो, उसमें आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिए हुए हैं तो आप किसी भी लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड पर ला सकते हैं, या फिर किसी अदर इक्वालिटी की हेल्प से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं क्या मानूंगी, इसका कंट्राडिक्ट लेकर चलूँगी, क्या कि √2 आपकी एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि मैं अगर इसको प्रूफ कर देती हूँ लास्ट में जाकर कि ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये मेरा कंट्राडिक्शन गलत हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा कि √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो मैं √2 आपकी एक परिमेय संख्या है, मैंने ये माना है, तो इसे मैं a/b के रूप में लिख सकती हूँ ना। हाँ, तो जहाँ आपके a और b क्या होंगे, a और b सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होते हैं, सहअभाज्य नंबर वो होती हैं जो या तो खुद के टेबल में आए या 1 के टेबल में आए। ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सहअभाज्य हैं। आपको पता है ना। और b ≠ 0 है और a और b क्या है, आपके पूर्णांक भी हैं। यानी कि a और b आपके कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a और b आपका सहअभाज्य होनी चाहिए, यानी कि कोप्राइम। यही तो होती है आपकी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, a/b के फॉर्म में होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, आपका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a और b पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी फिल हो गई है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, √2 × b = a। मैं इसको इधर इसके अपॉन में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को a की वैल्यू मिल गई है √2 × b। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए वर्क करने पर क्या मिलता है। अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं, देखिए √2 है ये आपका, अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, √2 × b का होल स्क्वायर बराबर a²। तो √2 का स्क्वायर आपका 2 होगा और इंटू में b² बराबर a²। क्लियर, ये आपका मिल गया है।
अब मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, मैं एक चीज़ लिख सकती हूँ कि आपका 2 आपका ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, देखिए 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अभी मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ाई थी आपको, कि अगर कोई संख्या जो कि प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, जैसे कि 2, वो किसी ऐसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है जो कि एक पूर्णांक है, तो वो संख्या अभाज्य संख्या उस संख्या के वर्ग के वर्गमूल यानी कि उस संख्या को भी विभाजित करेगा, यानी कि 2a को भी विभाजित करेगा। ये भी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, ये उसी से निकल कर आया है। देखो, और ये यहाँ पर 2a स्क्वायर को डिवाइड कैसे करेगा, जैसे मैं किसी संख्या 2 से डिवाइड करूँ 4 में, क्लियर, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, या 6 में कर लेती हूँ, 2 से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 6 से 3 टाइम्स जाएगा, 6 0। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आपने एक शेषफल प्रमेय पढ़ी थी, उसमें हम क्या करते थे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई, और जितनी बार आपका डिवाइड जा रहा है और प्लस शेषफल आपका 0 है, वो किसके बराबर होता था, वो होता था आपके जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या के बराबर। देखो 2 × 3 = 6, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 2 6 को पूरा विभाजित करेगा, तो कब करेगा, जब इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ बन रही है, 2 के मल्टीप्लाई में b स्क्वायर है जो कि इसके मल्टीपल का काम कर रहा है, और ये जो इक्वल टू में आपका a स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 2 आपका a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्लियर। तो हमने देखा कि 2 संख्या जो है आपकी वो a को विभाजित करेगा। क्लियर। अब मैं क्या मान लेती हूँ, माना a = 2c, जहाँ c आपका क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है आपका, एक पूर्णांक है। जिसे a और b आपके पूर्णांक है, c भी एक क्या है आपका पूर्णांक है। तो मैं यहाँ पर 2 × b² = 2c का होल स्क्वायर लिख देती हूँ। इसको मैं बना देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। उसके बाद देखिए 2 × b² = 4 × c², 2 का स्क्वायर 4। अब मैं देखूँगी 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, b² = 2 × c²। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ इसको। देखिएगा, इसका मतलब हुआ कि आपका 2b² को डिवाइड कर रहा है, सेम एज अभी जैसे मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 आपका b² को डिवाइड कर रहा है। देखो अगर मैं ऐसे लिख दूँ b²/2 = c², यानी कि 2 से हमने b² कोई नंबर है उसमें डिवाइड किया होगा, जब भी तो हमें c² मिला होगा, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि ये इसको पूरा डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट बनाकर, 2b² को आपका b² को विभाजित करता है। तो 2 आपका b को भी विभाजित करेगा। क्लियर। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो आप देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या पता चला, 2a² को विभाजित करेगा, और इक्वेशन नंबर 2 से क्या पता चला कि 2 आपका b को भी विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे आगे, इससे आगे आपको लिखना है समीकरण 1 और समीकरण
2 से आपको क्या पता चला कि 2a और b दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, देखिए 2 आपका a को विभाजित करेगा और 2 आपका b को विभाजित करेगा। लेकिन हमने क्या माना था, हमने माना था कि a और b आपकी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इन दोनों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होता है और कुछ कॉमन नहीं होता है। और यहाँ कहा गया है कि 2 आपका a को भी विभाजित करता है, b को भी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो केवल खुद से और 1 से विभाजित होते हैं, और ये 2 आपका इन दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हमारा कंट्राडिक्शन गलत हो गया। क्या गलत हो गया कि a और b आपकी अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ये आपका कंट्राडिक्शन गलत हो गया है। अब आप आगे लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है। कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना था, हमने माना था कि √2 आपकी एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमारा गलत है, ये गलत साबित हो गया है। कैसे कि 2 a और b दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, जिसमें कि आपकी a और b क्या थी, सहअभाज्य संख्याएं थीं। ठीक है, तो आप आगे लिखेंगे 3 डॉट लगाकर कि आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो ये आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। देखिएगा, इस एक्सरसाइज का ये एग्जाम्पल आपका हो गया है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी पर बेस्ड हैं कि आपको बताना है कि जो आपका रूट में संख्याएं दी हुई हैं, अभाज्य संख्याएं, वो अपरिमेय संख्याएं हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप सेम इसी जैसे मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है, इसी तरह से आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर?